हेलो फ्रेंड्स, मैं मिताली आप सभी का मार्गदर्शक चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 के हिस्ट्री का 7 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के चैप्टर में हमारा सबसे पहला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य और अशोक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी और चाणक्य और कौटिल्य की सहायता से की थी। ये जो चाणक्य थे इन्हीं का नाम कौटिल्य था और इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना गया था। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जो चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ये तीनों राजा मौर्य वंश के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे और साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला और उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ये उज्जैन कहाँ पड़ता था? तो यह उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में हम उनके कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था और इस इलाके के गांवों और शहरों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। राजा किन्हें नियुक्त करता था? तो अधिकारियों को नियुक्त करता था। तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। ये जो प्रादेशिक केंद्र थे इनके बीच कैसे क्षेत्र थे? तो विस्तृत क्षेत्र थे। इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे और वहां से जो भी संसाधन कर व भेंट के रूप में मिलते थे उसे वे इकट्ठा करते थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में लिखा था कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में क्या लिखा है? तो अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम, आपको याद रखना होगा कि ये उत्तर पश्चिम है ना कि पूरब पश्चिम। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। बाकी ये जो सारे क्षेत्र थे उसके बाद कौन से क्षेत्र आते थे? तो जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अब हम पढ़ेंगे नजराना के बारे में कि नजराना क्या था और ये कैसे इसे वसूला जाता था। तो नजराना जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर को क्या किया जाता था? नियमित रूप से इकट्ठे किया जाता था, लेकिन ये जो नजराना है इसे अनियमित रूप से कभी भी इकट्ठा किया जा सकता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते होते हैं। कर का नियम ये होता है कि इन्हें सभी लोगों को देना पड़ता है, लेकिन नजराना ऐसा था कि आप अपनी स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा अनुसार ही इन्हें देते थे। अब हम देखेंगे मेगास्थनीज के बारे में कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये हमेशा पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसका राजपूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेख किन लिपि में है और किन भाषा में है?
तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अब हम जानेंगे कि अशोक का कलिंग युद्ध क्यों हुआ था और ये अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद मतलब क्या क्या उनमें परिवर्तन आए। तो अशोक का कलिंग युद्ध कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ये जो कलिंग युद्ध था ये कहाँ हुआ था, तो यह उड़ीसा में हुआ था और उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता था। राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान हिंसा और खूब खून खराबा देखकर अशोक को युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया, उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, ना ही कोई खून खराबा करेंगे, ना ही वो हिंसा करेंगे। वो बिल्कुल सत्यवादी और सत्य के राह पर चलेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ था, अब हमें ये जानना है। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा अशोक के धम्म के बारे में। तो अशोक का धम्म सभी धर्मों का मिला जुला रूप था। अशोक का धर्म क्या था, तो सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, जिसमें किसी देवता की पूजा, धार्मिक रीति रिवाज या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धर्म में क्या था, इसमें किसी देवता की पूजा, धार्मिक रीति रिवाज या किसी भी प्रकार की कोई भी कर्मकांड इनकी आवश्यकता नहीं थी। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। किससे प्रेरित हुए थे, तो ये जो सम्राट अशोक है ये इन्होंने बुद्ध के उपदेशों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उसी के वजह से उन्होंने बुद्धिज्म को यानी बुद्ध धर्म को अपनाया। यह वस्तुतः व्यावहारिक शिक्षा भी थी, जिसके लिए अशोक ने धम्म महामात अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा को देते थे और इनका प्रचार करते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया था। क्या किया था, तीनों ने अपने संदेशों को क्या किया था, बहुत सारे स्थानों पर शिलाओं स्तंभों पर खुदवा दिया था। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए किन किन देशों में अपने दूत भेजा था, तो उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत को भेजा था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाया। इसके लिए अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अशोक इतने महान थे कि उन्होंने लोगों के साथ साथ जानवरों की भी सुरक्षा का, जानवरों की भी देखभाल का ख्याल रखा। अब हम जानेंगे अन्यंत्र चीज़ों के बारे में, जो छोटी छोटी बातें हैं। तो अन्यंत्र चीन पे हम ये देखेंगे कि चीन की दीवार, तो यह लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करने के लिए चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो 2000 वर्षों तक चलता रहा। यह कितने वर्षों से चलता रहा, तो 2000 वर्षों से चलता रहे। और यह कब चीन के सम्राटों ने इसका शुरुआत किया, तो 2400 वर्ष पहले। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, जो कि पत्थर और ईंटों से बनी है तथा 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। इन पे क्या बने हुए हैं, तो इनके निगरानी के लिए इन पर बुर्ज बने हुए हैं। अब आगे की कुछ बातें, तो यह लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ था। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा था। किन राजाओं का शासन रहा था, तो हिंद यवन राजाओं का शासन रहा था। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का भी शासन स्थापित हुआ। किनका शासन स्थापित हुआ, तो यहाँ पे शक का स्पेलिंग गलत है,
यहाँ पे होगा शक। शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ था। अब शकों के बाद कुषाणों का लगभग 2000 वर्ष पहले शासन स्थापित हुआ। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र कौन? तो मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की थी और शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। यह साम्राज्य कब तक चली? तो 1700 वर्ष पहले तक चली, जब तक गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। पश्चिम भारत के शक शासकों तथा मध्य भारत में शासन कर रहे सातवाहन शासकों के मध्य कई युद्ध हुए थे। तो किनके मध्य युद्ध हुए थे? तो पश्चिम भारत में जो शक शासक थे और मध्य भारत में शासन कर रहे सातवाहन, इन दोनों के बीच में कई युद्ध हुए थे। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 तक टिका रहा और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ था। किस वंश का शासन स्थापित हुआ था और कब हुआ था? तो 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ था। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों को 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। कितने बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी? तो चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में इतना ही था और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।